नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे चक्रीय प्रक्रम साइक्लिक प्रोसेस। देखिए विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो कक्षा 11 NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसके 12वें चैप्टर उष्मागतिकी से हमने लिया है। हमने इस चैप्टर में विभिन्न उष्मागतिक प्रक्रम पढ़ लिए हैं, जैसे हमने समदाबीय, समतापीय, समायतनिक, रुद्धोष्म प्रक्रम, ये सब का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम यहां पर देख रहे हैं चक्रीय प्रक्रम। इस वीडियो में हम चक्रीय प्रक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चक्रीय प्रक्रम होता क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है क्या। देखिए, यदि कोई निकाय, उष्मागतिक निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा उष्मागतिक प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, देखिए उसका ताप, आयतन, दाब ये सब कुछ बदलता है तो वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। फिर यदि एक अवस्था से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी अवस्था से चौथी में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ यदि वो प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आता है तो उस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसे हम चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि चक्रीय प्रक्रम के अंदर कौन कौन से रिजल्ट्स हमारे पास में आने वाले हैं। तो देखिए, चक्रीय प्रक्रम की डेफिनेशन क्या है। ऐसा उष्मागतिक प्रक्रम, ऐसा उष्मागतिक प्रक्रम, ऐसा उष्मागतिक प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। क्लियर? साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। इट मीन्स है कि जो निकाय है वो अलग अलग अवस्थाओं में जाएगा और फाइनली अंत में वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगा। जैसे हम अपने घर से चल रहे हैं, घर से हम कहां चले गए, स्कूल में चले गए, स्कूल से जिस रास्ते से गए जरूरी नहीं कि उसी रास्ते से ही वापस आए, तो अलग अलग जगह से होता हुआ यदि हम वापस शाम को घर लौट आए, इट मीन्स विभिन्न अवस्थाओं से, विभिन्न जगहों से गुजरते हुए हम अपने प्रारंभिक स्थिति में लौट आते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। चक्रीय प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम होती है, तत्पश्चात इसका ताप भी समान होगा, और जब ताप समान होता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। तो देखिए, चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम होती है। चक्रीय प्रक्रम में प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति अवस्था समान होती है, समान होती है, अर्थात ताप समान रहता है, ताप समान रहता है। और जब ताप समान रहता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 रहता है।
तो चक्रीय प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 0 होगा, क्योंकि अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा का जो अंतर है वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम है, ताप सेम है, तत्पश्चात आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम क्या जानते हैं? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, देखिए ऊष्मागतिकी का पहला जो नियम है वो हमें क्या कहता है? मैथमेटिकल इक्वेशन देता है डेल्टा Q इक्वल टू du प्लस डेल्टा W, और चक्रीय प्रक्रम के अंदर क्या हो जाएगा? du तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q इक्वल टू आ गया डेल्टा W। तो निकाय को दी गई ऊष्मा संपूर्ण ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट हो जाती है, निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में रूपांतरित हो जाती है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, कार्य में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो कार्य होता है उस कार्य की वैल्यू किसके इक्वल होगी ये भी हम समझ लेते हैं कि जो निकाय है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो हम P और V के मध्य ग्राफ खींचेंगे, और PV के जो ग्राफ है उस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो कार्य के इक्वल होता, कार्य के तुल्य होता। ये हमने पहले पढ़ लिया था, देख लिया था, समझ लिया था। आज भी हम यहां पर समझ लेते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा। तो देखिए चक्रीय प्रक्रम में जो एक बंद लूप बनेगा और बंद लूप का जो क्षेत्रफल होता है वो कार्य को इंगित करता है। किसको बताएगा? कार्य को इंगित करता है। चलिए मैं एक ग्राफ से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये हमारे पास में एक ग्राफ है, एक तरफ हम ले लेते हैं P दाब, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं V आयतन। जो निकाय है वो प्रारंभ में यहां पर था, बिंदु A पर था, थोड़ी देर बाद में वो बिंदु B पर पहुंच गया, थोड़ी देर बाद में वो बिंदु C पर पहुंच गया, फिर बिंदु D पर पहुंच गया और फिर E पर, और अंत में वापस कहां आ जाता है? घूम फिरकर आ जाता है A पर। घूम फिरकर कहां आ जाएगा? A पर आ जाएगा। क्लियर? घूम फिरकर कहां आ जाएगा? A पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एक बंद लूप बन गया है, बंद लूप बन गया है। तो इस बंद लूप का जो क्षेत्रफल होता है वो चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य के इक्वल होता है। चक्रीय प्रक्रम में कार्य, चक्रीय प्रक्रम में कार्य किसके इक्वल होगा? कार्य को हम W से पुट कर दे, W से हम लिखते हैं, और कार्य होता है PV वक्र के मध्य, P और V के मध्य जब वक्र खींचते हैं तो जो आयतन वाली अक्ष है उसके साथ में घेरा गया क्षेत्रफल, यहां पर क्या होगा? बंद लूप का क्षेत्रफल, PV वक्र में बंद लूप का क्षेत्रफल, बंद लूप का क्षेत्रफल ही कार्य के इक्वल होगा। बंद लूप का क्षेत्रफल, देखो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यदि हम A से B, B से C, D, E, A वापस इस तरीके से आ रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि हम चक्कर लगा रहे हैं तो कार्य धनात्मक होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम A से E पर आते, फिर D पर, C पर, B पर, A पर, ऐसे यदि चक्कर लगाते तो कार्य है ऋणात्मक होता। कैसे? इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपके समझाने का प्रयास करूंगा। ये हमारे पास में यहां पर एक ग्राफ है, ये ले लिया हमने P और ये हमने इधर ले लिया है V। जैसे हम यहां से यहां पर आ रहे हैं A से B तक, कहां से कहां तक आ रहे हैं? A से B तक आ रहे हैं। तो A से B तक जब आएंगे तो जो कार्य है वो यहां से यहां तक करना पड़ेगा। A मतलब जो कार्य होगा वो इतना कार्य होगा, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल।
ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि यहां से जब ए से बी पर पहुंचते हैं तो बिंदु सी से होते हुए पहुंच रहे हैं। कहां से होते हुए पहुंच रहे हैं? बिंदु सी से। इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं एफ, इसको नाम दे देता हूं मैं जी, एफ जी। तो ए से बी तक जाने में किया गया कार्य, देखो इसको समझ लीजिए, ए से बी तक जाने में किया गया कार्य, तो डब्ल्यू ए बी, ए से हम बी पर जा रहे हैं और कहां से होते हुए जा रहे हैं? सी से होते हुए जा रहे हैं। कहां से होते हुए जा रहे हैं? सी से होते हैं। तो जब इसका कार्य कितना होगा? ये जो हमने यहां पर क्षेत्रफल कवर किया है, इस क्षेत्रफल के बराबर कार्य होगा। हमने यही पढ़ा है कि जो उष्मागतिक प्रक्रम होते हैं उसमें जो कार्य है वो पी के मध्य खींचे गए ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयतन अक्सिस के साथ में जो क्षेत्रफल आता है वही कार्य को इंगित करता है। तो यहां पर क्षेत्रफल किसका आ गया? क्षेत्रफल आ गया ए सी बी जी एफ ए, इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर आप देखें कि जैसे निकाय बी से वापस कहां आ रहा है? ए पर आ रहा है और बिंदु डी से होता हुआ आ रहा है। बी से हम कहां आएंगे? हम ए पर। निकाय है वो बी अवस्था से डी में, डी से ए में आ रहा है। तो देखो अब जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी ए, बी से कहां आ रहे हैं? ए पर आ रहे हैं। निकाय बी अवस्था से ए अवस्था में पहुंच रहा है। तो इस स्थिति के अंदर जो कार्य होगा वो इतना होगा, कार्य होगा वो इतना होगा, क्योंकि यहां से यहां पर आ रहा है तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल यही तो होगा। तो ये जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? देखो ध्यान देना, देखो यहां से ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया ए डी बी जी एफ ए। तो डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू बी ए दोनों द्वारा किया गया कार्य अलग अलग होगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर आप ध्यान दें कि जो कुल किया गया कार्य है, कुल किया गया कार्य है वो धनात्मक और ऋणात्मक। यहां से ए से जब हम बी पर आएंगे तो इसके आयतन में वृद्धि होगी, किया गया कार्य धनात्मक होगा। किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक। देखो ए से जब हम बी पर जा रहे हैं तो इसके आयतन में वृद्धि हो रही है, आयतन में जो वृद्धि होती है तो कार्य क्या होगा? धनात्मक। तो ये हमने धनात्मक पुट कर दिया। अब बी से जब हम ए पर आएंगे, बी से हम कहां आ रहे हैं? ए पर आएंगे, तब आयतन में कमी आएगी और जब आयतन में कमी आती है तो कार्य होता है ऋणात्मक। कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर? अब देखो एक पूर्ण चक्कर में, पूर्ण चक्कर में, पूर्ण चक्कर का मतलब हो गया पहले हम ए से सी पर गए, सी से बी पर गए, बी से डी पर गए और डी से वापस कहां आ गए? ए पर। तो ये पूर्ण चक्कर में मतलब क्या हो गया? चक्रीय प्रक्रम हो गया। चक्रीय प्रक्रम में, पूर्ण चक्कर में कार्य, पूर्ण चक्कर में जो कार्य है उसको हम क्या लिख दें? ए से सी, सी से बी तक जाने में जो किया गया कार्य है वो तो है डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी। और बी से डी, डी से ए, यहां तक जाने में किया गया कार्य क्या है? डब्ल्यू बी ए, डब्ल्यू बी ए। तो अब ध्यान देना, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो तो है धनात्मक, यहां से यहां तक का जो क्षेत्रफल है वो तो धनात्मक, और ये वाला जो क्षेत्रफल है वो है ऋणात्मक। तो इस वाले क्षेत्रफल में से देखो ध्यान देना, इस वाले क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। केवल इतना सा क्षेत्रफल बचेगा यहां से यहां तक, और ये प्लस में बचेगा। क्लियर? तो देखो क्या आ गया? क्षेत्रफल किसका आ गया? क्षेत्रफल आ गया है ए सी बी डी ए, ए सी बी डी ए का क्षेत्रफल कार्य को इंगित करेगा। देखो यहां पर हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे इस तरीके से घूम रहे हैं, तो जो कार्य है वो धनात्मक होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि आप घूम रहे हैं तो कार्य क्या होगा? धनात्मक। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते तो ये वाला मान तो कम होता और ये वाला मान माइनस वाला ज्यादा होता, तब कार्य ऋणात्मक होता। तब कार्य कैसा होता? तो चक्रीय प्रक्रम में यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो पीवी वक्र है वो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो कार्य धनात्मक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो कार्य ऋणात्मक होगा। क्लियर कर लीजिए, इसको एकदम स्पष्ट कर लीजिए।
तो देख लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए यहां पर कि यदि हमारे पास में ये कोई ग्राफ है P और V के मध्य, यदि हम इस तरीके से घूम रहे हैं, ऐसे, इस तरीके से, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से घूमे, ऐसे भी, इस तरीके से भी घूम सकते हैं। यह भी एक चक्रीय प्रक्रम का ही उदाहरण है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं कि पीवी वक्र यदि चक्रीय प्रक्रम में पीवी वक्र में बंद लूप दक्षिणावर्त दिशा में है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त में है तो कार्य धनात्मक होगा। कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्लियर? यहां पर जो W होगा वो पॉजिटिव होगा। W कैसा होगा? पॉजिटिव, कार्य धनात्मक होगा। क्लियर? फिर आप देखें, देखो यहां पर ही मैं पुट कर देता हूं कि यदि वक्र इस तरीके से प्राप्त होता है, P और V के बीच में वक्र खींचने पर, ग्राफ खींचने पर, यदि इस तरीके का ग्राफ हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि लूप बन रहा है, तो उस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। उस स्थिति में कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इस तरीके से यदि लूप बनता है तो। तथा बंद लूप कैसे हो? बंद लूप वामावर्त हो। कैसा हो? वामावर्त हो। तो वामावर्त का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो तो कार्य कैसा होगा? कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर? तो विद्यार्थियों, ये था चक्रीय प्रक्रम में कार्य बंद लूप के इक्वल होता है, और यदि लूप दक्षिणावर्त दिशा में है तो कार्य धनात्मक, और वामावर्त दिशा में है तो कार्य ऋणात्मक होगा। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा टॉपिक, चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो होगा वो हम उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से रिलेटेड लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।